गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 22 जून, तो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में 22 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहला, जैसा कि मॉर्निंग का थॉट हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है, काम करने का मन करता है। और साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन में कभी भी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो बंद घड़ी है वो भी दिन में 2 बार समय बताती है। अ, ये जो बात है, ये जो कोटेशन है, वो कई बार हमें देखने को मिल जाती है। यानी हमें इंसान की वैल्यू करनी है। इंसान को की वैल्यू उसके पोस्ट से, उसके पैसे से नहीं करनी चाहिए। उस इंसान की पर्टिकुलर उसकी एक कीमत होती है, उससे करनी चाहिए। हर इंसान की अपनी कीमत है और कभी ना कभी आपके जीवन से में जुड़े हुए जो लोग हैं आपके काम जरूर आते हैं। तो सबकी इज्जत करिए, सबके साथ बने रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते रहिए और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, विश्व वर्षा वन दिवस के बारे में। ओके, देखो, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 22 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 22 जून को हम रेन फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मना रहे हैं। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो थीम आप देख सकते हैं, संरक्षण करें, पुनर्स्थापित करें, पुनः उत्पन्न करें। किसे? वर्षावन को, है ना। संरक्षण करना है, पुनर्स्थापित करना है और पुनः उत्पन्न करना है वर्षावन को। इस थीम के साथ 2023 में हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको स्टार्ट कब किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यानी जो यूएसए है, वहां पर 2017 में एक संस्था है जिसका नाम है रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप संस्था। इस संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और स्पेशली इसका एम क्या है? एम ये है कि जो वर्षा वन होते हैं वो पृथ्वी के, आप देखोगे अगर पृथ्वी का पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो लगभग 6% एरिया पर आपको वर्षावन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि वहां पे जैव विविधता कितनी है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा देखने को मिलती है जीवों के आधार पर, तो हमें ये संख्या मिलेगी, ये परसेंटेज मिलेगा 50%। यानी जो 50% जैव विविधता है वो सिर्फ 6% एरिया में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे जलवायु परिवर्तन में और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें, साथ में ही पृथ्वी के फेफड़े के रूप में हम विश्व के वर्षावन को जानते हैं। और सबसे ज्यादा जो घना वर्षावन है वो कहाँ पर है? तो अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध वर्षावन है, जिसके बारे में हमने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? तो हमने बात कर ली वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के बारे में। और सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस रेन फॉरेस्ट कौन सा है? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, विश्व संगीत दिवस, यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, इसके साथ में, इस थीम के साथ में हम ये दिन मना रहे हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले फ्रांस में इस दिन को मनाने की बात करी गई थी। फ्रांस के जो कल्चरल मिनिस्टर थे, जिनका नाम था जैक लैंग, उन्होंने इस दिन को मनाने की, इस तरीके के दिन को मनाने की बात कही थी। ठीक है। और देखो, जैसा कि म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, इस थीम के साथ हम ये दिन मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य ही ये है कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग कल्चर है, जो संस्कृति है, जो लैंग्वेज है ना, जो कम्युनिटीज हैं, उनमें संस्कृति के उनमें उनकी संस्कृति में संगीत का क्या महत्व है, म्यूजिक का क्या महत्व है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो दिन है वो मनाया जाता है हर साल 21 जून को। क्लियर? तो हमने बात कर ली वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जब जब ग्रीष्म संक्रांति होती है पूरी दुनिया में उस अवसर पर। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं विश्व ऊंट दिवस, यानी वर्ल्ड कैमल डे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको 22 जून को मनाया जाता है। ओके, और सबसे पहले इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको 2009 में स्टार्ट किया गया था और पाकिस्तान में सबसे पहला वर्ल्ड कैमल डे मनाया गया था। इसका उद्देश्य ही ये है कि जो कैमल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं उनको किस तरीके से संरक्षित किया जा सके, क्योंकि जो कैमल हैं वो रेगिस्तान के लिए एक तरीके से रेगिस्तान के जहाज कहे जाते हैं। यानी रेगिस्तान में और कुछ नहीं चल सकता सिर्फ कैमल के अलावा। साथ में अगर कैमल के यानी ऊँटों की विशेषताओं के बारे में मैं बात करूं, तो लगभग 46 लीटर जो 46 लीटर पानी ही एक बार में पी सकते हैं और पूरे हफ्ते
बिना पानी के ये रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिना पानी के ये रेगिस्तान में काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। और साथ में अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो रेगिस्तानी वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, वहां पर आपको ऊंट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, समझ गए? और सबसे ज्यादा जो ऊंट है वो कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो सबसे ज्यादा जो कैमल हैं वो भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं सलमान रुश्दी के बारे में। सलमान रुश्दी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी जी को 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार दिया गया है। किसका? जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी, तो उनको 2023 के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को, या ये जो अवार्ड है ये उन व्यक्तियों को, उन लेखकों को दिया जाता है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया की संस्कृति को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और साथ में आपको बता दूं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। अगर मूल तौर पर बात करें तो इनका जन्म भारत में हुआ था 19 जून को 1947 में। कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बाद में इन्होंने 1988 में एक उपन्यास लिखा, एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था द सैटनिक वर्सेस। क्या नाम था? द सैटनिक वर्सेस। इस उपन्यास की वजह से सुर्खियों में आए क्योंकि इसमें पैगंबर मोहम्मद जी के जीवन से प्रेरित होकर इस उपन्यास को लिखा गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसे पसंद किया, कुछ लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, तो ये जो उपन्यास था वो विवादों में रहा, द सैटनिक वर्सेस। और इसकी वजह से जो सलमान रुश्दी जी हैं वो फेमस हो गए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो हमने यहाँ पर बात कर ली जर्मन बुक ट्रेंड शांति जो अवार्ड है उसके बारे में, जो किसे दिया जा रहा है? ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी जी, उनको दिया जा रहा है। क्लियर? यहाँ पर उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, आप देखोगे बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं इनकी, जैसे काई चोते बुक, विक्ट्री सिटी, 2 years 8 month एंड 28 नाइट्स। तो ऐसी कई सारी इनकी बुक्स लिखी हुई हैं। और सलमान रुश्दी जी की बुक्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज़ में है, करंट में है, तो वो ज़रूर याद रखने वाली बात है। ओके। देखो, जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? 1950 में स्टार्टिंग करी गई थी। स्पेशली उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कल्चर है उसको अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए उपन्यास उसमें लिखते हैं या उसके ऊपर कुछ ना कुछ साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं। अगर इस प्राइस के बारे में बात करें तो इसमें लगभग 2500 यूरो दिया जाता है। साथ में ये पुरस्कार कब दिया जाता है? तो जब फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला होता है उसके दौरान अक्टूबर के महीने में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल। साथ में ये शांति के लिए, सहयोग के लिए और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और पिछली बार जो ये जर्मन बुक ट्रेंड का जो शांति पुरस्कार है ये किसे मिला था? तो ये यूक्रेनी लेखक है सेरही जायदान। कौन है? सेरही जायदान। उनको एक यूक्रेनी लेखक है, उन्हें दिया गया था 2022 के लिए। क्लियर हो गया? देखिए, हम बात करते हैं एक और साहित्यिक पुरस्कार के बारे में। किसको दिया गया है, क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर अवार्ड दिया गया है 21 जून को। कहाँ पर? तेलंगाना का जो हमारा जो तेलंगाना स्टेट है वहां पर सारस्वत परिषद है, उस जगह पर ये साहित्यिक प्राइज दिया गया है। किसे ये अवार्ड दिया गया है वो जान लेते हैं। तो आचार्य एन गोपी को दिया गया है। आचार्य एन गोपी जी के बारे में बात करें तो ये एक साहित्यिक उपलब्धियों की वजह से ये जो प्राइज है, ये जो अवार्ड है, ये इनको दिया गया है। साथ में अब मैं बात कर रही हूँ कि जो प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर अवार्ड है ये कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो भारत जागृति नामक एक संस्था है जिसके द्वारा इस अवार्ड को स्थापित किया गया था और ये एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करता है। ठीक है। तो इस सांस्कृतिक संगठन के द्वारा ही ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया? अब देखो, जो आचार्य गोपी जी हैं इनकी जो साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लगभग 56 बुक्स लिखी हुई हैं और इनका साहित्य के क्षेत्र में, यानी एक साहित्यिक पर्सनालिटी के रूप में देखें तो अपना एक स्थान है भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो साहित्यिक क्षेत्र है उसमें। साथ में इन्होंने 26 लगभग कविता संग्रह लिखा है।
7 निबंध संकलन है इनके, 5 अनुवाद हैं और 3 शोध पुस्तकें भी लिखी गई हैं। और इसके अलावा इन्होंने जर्मनी, फारसी और रूसी जो लैंग्वेजेस है उसमें अपनी पुस्तकों का अनुवाद ही किया है, जिसकी वजह से ही इनको प्रोफेसर कोतपल्ली जयशंकर अवार्ड दिया गया है 21 जून को तेलंगाना में। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली प्रोफेसर कोतपल्ली जयशंकर अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर के बारे में, यानी उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं कि वो कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, देखो अवार्ड ऐसे ही तो किसी को नहीं दिया जाएगा, उस व्यक्ति ने कुछ जरूर ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से वो अवार्ड उसे दिया जाएगा। तो प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर के बारे में बात करें तो पेशे से ये क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, और एक तरीके से जो एजुकेशन फील्ड है उसमें और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तेलंगाना में जाने जाते थे, और तेलंगाना आंदोलन के एक प्रमुख विचारक के रूप में भी काम कर रहे थे, और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने में मुहिम के रूप में इन्होंने आंदोलन भी चलाए थे, जिसकी वजह से 1952 में एक सक्रिय राज्य के रूप में तेलंगाना को स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया था, जिसकी वजह से इनकी सामाजिक और राजनीतिक जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत थी, है ना। और साथ में प्रोफेसर जयशंकर काकतीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रह चुके थे, तो जिसकी वजह से ही जो प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड है ये दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हमने यहाँ पर बात कर ली प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर जी के बारे में और उनके पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है 2023 के लिए, है ना, वो हमने 21 जून को मना लिया, और 21 जून को मनाया, और साथ में ही कल हमने ये भी न्यूज कवर करी थी कि भारत में जबलपुर में, ठीक है, भारत में जबलपुर में इसको स्टार्ट किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया गया था। ऑफिशियली रूप से मनाया तो पूरे देश में गया था, लेकिन ऑफिशियली रूप से जबलपुर में मनाया गया था मध्य प्रदेश के। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो डे है उसका उद्घाटन किया गया था। ये सारी बात हमने कल कवर कर ली थी। आज की जो न्यूज है वो ये है कि जो ओमान है ना, ओमान को आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट वाले एरिया में ओमान आपको देखने को मिल जाएगा। और ओमान में अगर देखें भारतीयों की संख्या के बारे में बात करें तो लगभग 7 लाख से अधिक जो भारतीय समुदाय है वो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में रहने की वजह से ही जो योगा है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है ओमान में। तो इसी के लिए जो इंडियन एम्बेसी है उसने एक टाइटल जिसका नाम है सोलफुल योगा सेरेन ओमान, सोलफुल योगा सेरेन ओमान नामक जो टाइटल है उससे एक वीडियो रिलीज करा है ना। अब ये जो वीडियो रिलीज करा गया है इसमें जो इंडियन एम्बेसी है, साथ में वहाँ का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है ओमान का वो, और इसके अलावा इन्होंने जिस कंपनी की सहायता से ये वीडियो रिलीज करा है उसका नाम क्या है, विजिट ओमान। तो इनके बीच में सहयोग हुआ, और इस सहयोग की हेल्प से, मतलब इन तीनों के बीच में जो हेल्प हुआ इस वीडियो को बनाने में, उसकी वजह से इस वीडियो को रिलीज करा गया है, जिसका टाइटल क्या है, तो सोलफुल योगा सेरेन ओमान के नाम से है, जो स्पेशली योगा को बढ़ाने के लिए ओमान में और पूरी दुनिया में जो भारत की पारंपरिक एक प्रथा रही है योगा, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली किसके बारे में, सोलफुल योगा सेरेन ओमान टाइटल के बारे में, जो ओमान में एक वीडियो रिलीज किया गया है। ठीक है, अब देखो ओमान बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था 2023 का जो योगा डे था अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने के लिए। अब वो क्या क्या काम कर रहा था वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओमान में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ओमान योग यात्रा निकाली गई थी। ठीक है, 5 महीने तक लंबी यात्रा चली थी जो योगा से रिलेट करती हुई यात्रा थी। इसके अलावा 75 दिनों तक कार्यक्रम चलाया गया था, क्योंकि भारत की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। तो जिसका नाम क्या दिया गया, जिसका नाम दिया गया था मस्कट योग महोत्सव। क्या नाम दिया गया था, मस्कट योग महोत्सव। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओमान योग यात्रा मस्कट योग महोत्सव के रूप में किस तरीके से जो है ओमान 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को सेलिब्रेट कर रहा था, और उसके लिए पूरी दुनिया में एक तरीके से योगा के महत्व को बता रहा था। ठीक है,
ओमान के बारे में बात करें तो जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, यानी जो एशिया का मैप आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट वाले एरिया में देखोगे तो यूएई, सऊदी अरेबिया और यमन के साथ में ओमान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओमान की स्थिति आप देख सकते हैं, अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर आपको ओमान देखने को मिल जाएगा जिसकी राजधानी क्या है, मस्कट। यहाँ पर अरबी लैंग्वेज बोली जाती है। आधिकारिक रूप से यहाँ पर धर्म है जिसका नाम है इस्लाम और मुद्रा यहाँ पर ओमानी रियाल है। यहाँ के सुल्तान कौन है, तो हैथम बिन तारिक अल सैद। कौन है, हैथम बिन तारिक अल सैद यहाँ के सुल्तान है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। कौन, स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन नियुक्त किए गए हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन को रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह ले रहे हैं महेश कुमार जैन की। किसकी जगह ले रहे हैं, तो महेश कुमार जैन की जगह ले रहे हैं, और जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो जा रहा है। अगर प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कौन, स्वामीनाथन जानकी रमन। ओके, क्लियर हो गई बात। आरबीआई के बारे में देख लो। आरबीआई के बारे में जब भी कोई न्यूज होती है तो आरबीआई के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। और इसने अपना काम काज कब स्टार्ट किया था, तो 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना काम काज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, भारत उस समय गुलाम था तो जो गवर्नर होगा वो निश्चित ही कोई अंग्रेज होगा। तो सर ओसबर्न स्मिथ को आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया था। सबसे पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। 1945 में जब इसको राष्ट्रीयकरण इसका किया गया, तब जो है भारत सरकार के तहत आरबीआई काम करने लगी थी, है ना। यानी कि भारत सरकार उसकी मालिक बन गई थी आरबीआई की। क्लियर हो गया। और 1949 के तहत ही बैंकों को, जो देश में जितने भी बैंक है उनको विनियमित करने का जो चार्ज है वो आरबीआई के पास आ गया था। यानी उनके काम की देखरेख करना, उनको नोटिस देना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, ये सारा काम आरबीआई के द्वारा किया जाने लगा। इसका मुख्यालय मुंबई में और गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यूआईडीएआई के बारे में। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो अमित अग्रवाल जी हैं वो छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 12 जुलाई को 2016 में करी गई थी। 2016 में 12 जुलाई को इसकी स्थापना करी गई थी। एक सरकारी विभाग के रूप में काम करता है और भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके तहत काम करता है। साथ में जो हम अपना आधार कार्ड बनवाते हैं ना 12 अंकों का, तो उसके लिए एक जिम्मेदार संस्था के रूप में काम करता है और एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है भारत के किसी व्यक्ति को, है ना। आप जाते हो तो बायोमेट्रिक से आपकी जानकारी ली जाती है, साथ में 2 आइरिस स्कैन किया जाता है, 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, एक तस्वीर ली जाती है जिसकी वजह से आपका आधार कार्ड बनता है। तो ये सारा जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो यूआईडीएआई के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में यानी निक्सी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 जून को। कब मनाया गया, 19 जून को इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जो स्पेशली पूरे भारत में इंटरनेट का जो बुनियादी ढांचा है उसको सुधारने के लिए काम करता है। क्लियर। भारत का जो राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज यानी निक्सी है उसके बारे में और जानकारी लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके तहत ये काम करता है। 19 जून 2003 को सबसे पहले इसको रजिस्टर्ड किया गया था और ये स्पेशली भारत में इंटरनेट की सुविधा को, और जो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जंगली एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, वहां तक इंटरनेट को किस तरीके से पहुंचाया जाए, स्पेशली उन सब पर अभी प्रेजेंट में काम कर रहा है
फोकस होकर काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आप सबको? आइए बात करते हैं एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया क्या है? तो आप एक साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एक देश है, मध्य यूरोपीय देश है, और ऐसा मध्य यूरोप का ऐसा पहला देश हो गया है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, कानून पारित कर दिया है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पर लगभग जब वोटिंग कराई गई थी तो देखा गया कि 53% जो जनता है वो चाहती है कि समलैंगिक विवाह हो जाए, तो उस पर मंजूरी दे दी गई है और संसद में, वहाँ की संसद में कानून पारित करके इसको वैध बना दिया गया है। क्लियर हो गई बात? साथ में जो एस्टोनिया समलैंगिक विवाह विधेयक है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, वहाँ की जो संसद है, वहाँ के संसद में जो सांसद है उनकी संख्या कितनी है? तो 101 है, जिसमें जब समलैंगिक विवाह पर मतदान किया गया तो लगभग 55 मतों से इस विधेयक को पारित कर लिया गया। ठीक है, यानी 55 जो मत हैं वो इस विधेयक के फेवर में थे, जिसकी वजह से इसको पारित कर दिया गया है और 2024 से अभी ये जो विधेयक है प्रभावी हो जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड ऐसा पहला देश है जहां पर सबसे पहले जो समलैंगिक विवाह है उसको मंजूरी दे दी गई थी, उसके लिए कानून बनाया गया था 2001 में। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह का कारण ये था कि वहां पर जो लोग थे, यानी अभी जैसे मैंने बताया कि वहां पर जो लोग थे लगभग 53% की जो पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि समलैंगिक विवाह के ऊपर क्या किया जाए, एक विधेयक बनाया जाए, कानून बनाया जाए, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को समाज में मुख्य धारा में लाया जा सके और उनकी सुरक्षा को कायम किया जा सके। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस तरीके का विधेयक पारित किया गया है एस्टोनिया में। देखिए, जो न्यूज़ है हमारे पास, हम सबको अच्छे से पता है कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें अगर कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाता है और उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी एक अगर उस प्रस्ताव पर वीटो पावर अपना यूज कर लेता है तो वो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक प्रस्ताव पेश किया गया था, किसके द्वारा? भारत और यूएसए के द्वारा। वो प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव ये था कि जो पाकिस्तान में लश्कर आतंकवादी संगठन है उससे रिलेट करता हुआ जो आतंकवादी है साजिद मीर, उसको वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया जाए, और जब वैश्विक आतंकवादी के रूप में उसके नाम की घोषणा करी गई तो उस पर वीटो पावर का यूज करते हुए चाइना ने इस पर रोक लगा दिया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो मीर है यानी साजिद मीर है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता, उसकी संपत्ति को फ्रीज कर लिया जाता, उसकी जो यात्राएं हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता और जो उसको हथियार यूज करता है उस पर भी प्रतिबंध लग जाता। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं होने दिया है। यही न्यूज है हमारे पास, और ये कब की घटना है? तो 20 जून की घटना है ये। साथ में मैं आपको बता दूं कि यूएसए ने यानी अमेरिका ने इस पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा है ना। और जो मुंबई हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो नवंबर 2008 में हुआ था, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला, जिसमें प्रमुख रूप से जो करता धरता था वो कौन था? तो साजिद मीर था। कौन था? साजिद मीर था। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पर चाइना, अमेरिका और भारत के बारे में। ओके, अब कारावास और संदेह। देखो, साथ में मैं आपको बता दूं कि जो अलकायदा से रिलेट करता है, अलकायदा क्या है? आतंकवादी संगठन है, उससे रिलेट करता हुआ एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है, जिसका नाम है साजिद मीर। इस जो जब पाकिस्तान में इसके ऊपर केस चला, ठीक है ना, तो इसके ऊपर 15 साल की सजा हो गई और इसको जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में जो पाकिस्तान के अधिकारी थे उन्होंने बोला कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका है, वो कहता है कि नहीं, इसकी मृत्यु नहीं हुई है, पाकिस्तान के द्वारा झूठ बोला जा रहा है ना। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। और मुंबई हमले के बारे में बात करें तो मुंबई हमला कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, नवंबर के महीने में हुआ था, ताज होटल के आसपास वाले एरिया में हुआ था, ताज होटल में हुआ था, जो काफी ज्यादा उस समय हमें देखने को मिला था और काफी ज्यादा लोगों की जानें भी उस हमले में गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो भारत का उत्तरी वाला हिस्सा है, यानी उत्तरी भारत में अभी तक किसी भी स्टेट में स्किन बैंक स्थापित नहीं किया गया। तो भारत के उत्तरी वाले हिस्से में पहला स्किन बैंक स्थापित किया जा चुका है। कहाँ पर? नई दिल्ली के सफदरजंग में। कहाँ पर? नई दिल्ली के सफदरजंग में। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होने वाली है तो मृत्यु होने के 6 घंटे पहले तक वो अपनी त्वचा को दान कर सकता है, ऐसी सुविधा है। अच्छा,
उसका जो स्किन है उससे क्या होगा, तो उसकी स्किन से ऐसे लोगों की स्किन बनाई जा सकती है जिन किसी वजह से जल गया हो, जिनकी स्किन या जिसको किसी तरीके से चोट लग गई है ना। तो इस तरीके से जो स्किन बैंक है वो काम करता है। भारत में अगर स्किन बैंक के बारे में बात करूं तो लगभग 16 स्किन बैंक भारत में है। कितने हैं? 16 स्किन बैंक भारत में है। साथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इसके बाद चेन्नई में कितने हैं? 4 हैं। इसके बाद 3 कर्नाटका में हमें देखने को मिल जाएंगे, एक एमपी में है और एक उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। समझ में बात आ गई? यानी सबसे ज्यादा जो स्किन बैंक है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। क्लियर? आइए बात करते हैं आईएससी ध्रुव के बारे में। आईएससी ध्रुव क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 जून को जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड, एस फॉर सिमुलेटर और सी फॉर कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है ध्रुव, इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो जो दक्षिणी नौसेना कमान है कोच्चि का, है ना, जो कोच्चि में है दक्षिणी नौसेना कमान, वहां पर। समझ में बात आ गई? ये पूरी तरीके से इंडिजीनियसली बिल्ट सिमुलेटर्स है, यानी पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है, अत्याधुनिक तरीकों से लैस है ना, और ये नौसेना में ट्रेंड करने का काम करेगा जो नौसेना है उनको। क्लियर हो गई बात? और भारत में जो भारत की जो रक्षा की जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी भारत के विकसित हो रही है रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस सिस्टम के रूप में, उसको भी ये बता रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो मल्टी स्टेशन हैंडलिंग सिमुलेटर, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्पेशली नौसेना में यूज किया जाएगा। जो नौसैनिक है उनको ट्रेन करने के लिए यूज किया जाएगा। एक तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन चल रहा है उसके लिए, उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। साथ में भारत का जो नौसैनिक जो एरिया है या जो नौसेना से रिलेट करता हुआ जो इक्विपमेंट्स है, जो संयंत्र है, उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में काम करेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? इस सेशन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम पर हमारा जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।